मुंबई का रहने वाला एक लड़का ऋतुराज साहनी, जो कि अमेरिका में इंजीनियर था, वो अचानक से ही 6 अगस्त 2017 की सुबह सुबह अपने घर पे आ जाता है। और जब वो अपने घर पे आ जाता है तो अपने घर की घंटी दबाता है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। घर के अंदर अपनी माँ को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन भी नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो करे तो करे क्या। बड़ी पॉश सोसाइटी थी और बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से मतलब रखते नहीं हैं। इसीलिए ये क्या करता है, सीधे जाता है बाजार और बाजार में जाके चाबी बनाने वाले को ढूंढता है। एक चाबी बनाने वाला इसको मिल भी जाता है। ये उसे अपने फ्लैट पे लेकर आता है और फिर उसके दरवाजे की चाबी बनवा के दरवाजे को खोलता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंदर उसको उसकी माँ नहीं दिखती। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाता है। फ्लैट बड़ा था, लेकिन जब वो अपनी माँ के बेडरूम में जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो चौंक जाता है। दरअसल उसकी माँ के बेडरूम में एक कंकाल पड़ा हुआ था और वो किसी और का नहीं, उसी की माँ का था। अब इतने में क्या हो, ऋतुराज क्या करता है, अड़ोसी पड़ोसियों से बात करता है। ये कहानी उसके फ्लैट से बाहर आती है अड़ोसी पड़ोसियों तक, और अड़ोसी पड़ोसियों से जाती है सीधे पुलिस तक। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाके देखा जाता है तो पता चलता है कि उसकी माँ लगभग 4 महीने पहले ही मर चुकी थी और इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। अब दोस्तों, जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर सामने आती है तो सभी लोग यही कहते हैं कि ये कैसा बेटा था जो कि अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रख पाया। उसकी माँ कमरे के अंदर तड़प तड़प के मर गई, उसकी हड्डियाँ निकल आईं जो कि कंकाल बन गई थी, लेकिन औलाद अपनी माँ को एक भी बार नहीं देख पाई। दोस्तों, ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ सामने आती हैं और लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे कैसी औलादें हैं जो कि अपनी माता पिता का ख्याल भी नहीं रख पाती। ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर किसी की औलाद ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। और जौनपुर के अंदर ही एक वृद्धाश्रम है जिसका नाम है विकास समिति वृद्धाश्रम, और इसी के एक सदस्य हैं रवि चौबे। वो क्या करते हैं, 19 नवंबर 2025 की दोपहर को एक फ़ोन मिलाते हैं जो कि जौनपुर से 196 किलोमीटर दूर गोरखपुर के भरोइया गाँव में लगता है। वहाँ पे एक आदमी उनका फ़ोन उठाता है। रवि चौबे उनसे पूछते हैं कि क्या आप शोभा देवी के बेटे बोल रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं शोभा देवी का बेटा बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। तो रवि चौबे बताते हैं कि आपकी माँ की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी और आज उनकी मौत हो गई है। आप ऐसा कीजिए, इनकी बॉडी को यहाँ से आके ले जाइए। अब जैसे ही शोभा देवी का छोटा बेटा ये वाली बात सुनता है तो वो चौंक जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर फ़ोन कर रहा हूँ। और वो फ़ोन काट देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शोभा देवी के 3 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं, और जो फ़ोन लगा था ये सबसे छोटे वाले बेटे के पास लगा था। अब छोटा वाला बेटा क्या करता है, वो अपने सबसे बड़े भाई को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि माँ की मौत हो गई है और वृद्धाश्रम से फ़ोन आया है कि उनकी लाश को यहाँ से ले जाओ। अब जैसे ही वो बड़े भाई को ये वाली बात बताता है तो बड़ा भाई अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। अब वो अपना सर पकड़ के इसलिए बैठा था दोस्तों, क्योंकि 2-4 दिन बाद उसके बेटे की भी शादी थी, यानी कि 23 नवंबर 2025 को बड़े भाई के बेटे की शादी थी। इसीलिए वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर करे तो करे क्या। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर किसी घर में कोई शुभ काम हो रहा है, शादी है, ब्याह है, अगर उससे पहले कोई मर जाता है और किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है तो 12-13 दिन तक कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर माँ की लाश को मैं यहाँ पे ले आया और फिर हमने अंतिम संस्कार कर दिया तो बेटे की शादी 23 तारीख को है, तो शादी तो हो ही नहीं सकती, शादी टालनी पड़ जाएगी या डेट आगे बढ़ानी पड़ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है सबसे बड़ा वाला बेटा। वो क्या करता है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताता है ये वाली बात, अपने रिश्तेदारों को भी बताता है। तो सब लोग सोचते हैं कि यार क्या करें, माँ की मौत हो गई, अब करें तो करें क्या। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना डीप फ्रिज का इंतजाम किया जाए और डीप फ्रिज के अंदर लाश को रख देंगे, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद रीति रिवाज के साथ उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे।
सभी लोग यही सोचते हैं कि करें तो करें क्या। सब अपने अपने उपाय बता रहे होते हैं कि कोई कहता है डीप फ्रीज में रख दो, कोई कहता है कुछ कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो। तो ये लोग तय करते हैं कि पहले ऐसे करते हैं, लाश को वहाँ से बुलवा लेते हैं और लाश जब यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए ये क्या करते हैं, रवि चौबे को दोबारा से फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आपके पास कोई एम्बुलेंस या किसी ऐसी की गाड़ी की व्यवस्था हो सकती है जो हमारी माताजी की लाश को लेकर हमारे गाँव आ जाए। इसके बाद रवि चौबे जो है एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाते हैं जो कि 6,000 रुपये लेती है जौनपुर से गोरखपुर तक आने के इनकी माँ की लाश को लेके। अब 19 नवंबर 2025 को शोभा देवी की मौत होती है जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास थी और 20 तारीख को उनका शव जो है इनके गांव पहुंच जाता है। अब जैसे ही शव उनके गांव पहुंचता है तो गांव के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके सभी बेटे बेटी वहीं पे खड़े होते हैं। अब वो बस यही सोच रहे होते हैं कि करें तो करें क्या इस सब का, क्योंकि अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर शादी नहीं हो सकती। इसी बीच में से कोई उन्हें सलाह देता है कि ऐसा करते हैं, माँ के शव को जो है नदी के किनारे पे जाके कहीं पे अभी दफना देते हैं, पहले कहीं पे गाड़ देते हैं और 23 तारीख की शादी कर लेंगे। शादी के बाद उस शव को बाहर निकाल के उसका पूरा रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर देंगे। अब ये वाली बात शोभा देवी के तीनों बेटे और तीनों बेटियां भी मान जाते हैं और सारे रिश्तेदार भी मान जाते हैं, क्योंकि भाई शादी ज़्यादा ज़रूरी है। माँ मर गई तो क्या हुआ, माँ तो बाद में भी अंतिम संस्कार होता रहेगा। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नदी किनारे पे जाते हैं और शोभा देवी की लाश को वहीं पे जाके दफना देते हैं और उसके बाद में ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं और 23 नवंबर 2025 को जो उनका नाती था, शोभा देवी का नाती, उसकी शादी भी हो जाती है। और इसके बाद ये वाली खबर जो है गांव से बाहर सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है कि 3 बेटों ने अपनी मां को नदी किनारे दफना दिया है ताकि उनके बेटे की शादी आसानी से और आराम से हो जाए, उनके बेटे की शादी में कोई खलल ना पड़े। इसके बाद में दोस्तों शोभा देवी के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर शोभा देवी वृद्धाश्रम कैसे पहुंची और उनकी मौत कैसे हुई। इसके बाद पता चलता है कि शोभा देवी अपने पति भुआल के साथ रहा करती थी और भुआल और शोभा देवी जो है अपने सबसे बड़े बेटे के साथ उसके घर पे रहा करते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ही बड़े बेटे के साथ में इन दोनों पति पत्नी का कोई झगड़ा हो जाता है और जैसे ही इनका झगड़ा होता है तो बड़ा बेटा क्या करता है, इन्हें अपने घर से निकाल देता है। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। इसके बाद दोनों पति पत्नी जो कि बुजुर्ग थे वो अपने घर से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सीधे राजघाट पे जाकर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और जब उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं तो एक आदमी उनके पास आता है। वो पूछता है कि माताजी आप रो क्यों रही हो, क्या बात है। तो वो शोभा देवी जो है अपनी पूरी कहानी उस आदमी को सुनाती है कि ऐसे ऐसे हम अपने बेटे के साथ रहते थे और हमारे बेटे ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब हम जाएं तो जाए कहाँ, अभी बड़े बेटे ने निकाला है, अगर छोटे वाले बेटे के पास जाऊंगा तो वो भी हमें भगा देगा कल को। अब हम घर पे नहीं जाना चाहते। अब जब ये लोग घर पे नहीं जाने की बात करते हैं तो वो आदमी इनको एक सलाह देता है। वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, या तो अयोध्या की ट्रेन पकड़ लीजिए या फिर आप मथुरा की ट्रेन पकड़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी हैं अगर आप अयोध्या जाओ तो राम का नाम जपो, वहाँ पे रहने और खाने की आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मथुरा जाती हो तो राधे राधे कहो, वहाँ पे भी रहने खाने की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और वहाँ पे भगवान का नाम लो। आप बुजुर्ग हो, आपकी मदद करने वाले एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। अब इन दोनों को, जो पति पत्नी थे शोभा देवी और उसका पति, इन दोनों को ये वाली बात सही भी लगती है। ये लोग क्या करते हैं, मथुरा की ट्रेन पकड़ लेते हैं और मथुरा आके सीधे पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में क्या होता है, जब इन लोगों से जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जिन लोगों की कोई है नहीं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं पुरुष हैं चाहे जो भी हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं या उनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, उन लोगों को एक संस्था जो है वो अपने साथ वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर रही थी। अब इन दोनों को भी वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जाता है और फिर इन्हें मथुरा से सीधे जौनपुर भेज दिया जाता है आश्रम में। अब ये लोग जो है वहीं पे रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी वहीं पे रह रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ही क्या होता है, जो माँ है शोभा देवी, उनकी जो है तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। उनके पैर में दर्द रहने लगता था और अचानक से ऐसा लगता है कि उनके पैर में लकवा मार गया। इसीलिए आश्रम वाले क्या करते हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। वहाँ पे उनका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान 19 नवंबर 2025 को शोभा देवी की मौत हो जाती है और शोभा देवी की जब मौत होती है तो उनकी लाश उनके गाँव लाई जाती है। गाँव में उनके नाती की शादी थी, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता।
उनकी लाश को नदी के किनारे पे दफना दिया जाता है, क्योंकि उनके नाती की शादी थी और नाती की शादी के बाद में उनकी लाश का जो है अंतिम संस्कार करना था। अब दोस्तों ये सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे दिखाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं उनका तो कहना कुछ और ही है। उनका कहना क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। शोभा देवी के जो पति थे भुआल गुप्ता, वो जो है किराना स्टोर चलाते थे। उनका बड़े बेटे का भी किराना स्टोर था, जो बीच वाला बेटा है दूसरे नंबर का वो ऑटो चलाता था, और जो तीसरे नंबर का बेटा है वो फेरी लगा के मसाले बेचा करता था। और जो शोभा देवी है वो भी घर से बहुत संपन्न थी, अच्छी थी। अब ये क्या करती हैं, महिलाओं के साथ में मिलकर ग्रुप बनाती हैं, जैसे आजकल कमेटी वगैरह डालते हैं, ऐसा ही एक ग्रुप बनाती हैं। और उसमें भी ये कमेटी की जैसी ही कोई स्कीम चला रखी थी, गांव की महिला, आसपास की महिला इनके साथ कमेटी जैसा कुछ करती थी। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, इसी कमेटी जैसे कोई जो इनकी स्कीम थी उसमें जो है शोभा देवी धीरे धीरे करके कर्जे में आ जाती हैं। और कर्जा भी 1000-10,000 का नहीं था, वो लाखों का था। अब जब लाखों का कर्जा हो गया तो शोभा देवी के पास गांव की महिलाएं आती थीं, अपने पैसे मांगती थीं और इनको खरी खोटी सुनाती थीं। इससे शोभा देवी और उनके पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने तीनों बेटों से मदद मांगते हैं। तीनों बेटों से मदद मांगते हैं तो तीनों बेटे साफ कह देते हैं कि भैया कर्जा आपने किया है तो कर्जा चुकाओगे भी आप, हम तो नहीं चुकाएंगे। इसीलिए शोभा देवी और उसके पति क्या करते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से वो सीधे क्या करते हैं, गांव से एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। और जब ये गांव से गायब हो जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं मथुरा। और मथुरा आके ये जो वृद्धाश्रम वाले इनको अपने साथ लेके जाते हैं, उन्हें ये अपनी आधी अधूरी कहानी बताते हैं कि इनके बड़े बेटे ने इनको घर से निकाल दिया, अब ये अपने घर पे नहीं जाना चाहते। और ये आधी अधूरी कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि ये लोग जो है सिंपैथी ले सकें आश्रम वालों की। अगर ये बता देते कि गांव में इन्होंने जो है कर्जा कर लिया था, कर्जे की वजह से ये गांव को छोड़ के भाग आए हैं, तो इनको सिंपैथी नहीं मिलती। अब ये लोग जो है आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम में शोभा देवी की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब 19 तारीख को होती है, 20 तारीख को लाश गांव पहुंच जाती है। लेकिन 23 नवंबर 2025 को शोभा देवी के नाती की शादी थी, इसीलिए उसकी लाश को नदी के किनारे पे गाड़ दिया जाता है। अब शादी भी हो जाती है 23 तारीख को। उसके बाद इनके परिवार वालों के पास जाया जाता है और उनसे कहते हैं कि आपके नाती की तो शादी हो गई है, अब आप ऐसा कीजिए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि अभी इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके परिवार में 3 दिसंबर 2025 को एक और शादी होनी है और उस शादी के बाद में शोभा देवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले 3 तारीख को शादी हो जाए, उसके बाद में उनकी लाश को निकाला जाएगा और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये सारी कहानी सामने आई है और जैसे ही ये वाली कहानी सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि शादी के चक्कर में माँ की लाश को दफना दिया गया है और शादी होने के बाद में माँ की लाश का अंतिम संस्कार होगा। अब गांव के लोगों से पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया, क्या ये सही है? तो गांव वाले बोलते हैं कि इस गांव में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। क्योंकि अगर कोई भी अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके 12-13 दिन तक हम कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने शादी कर दी है। अब उसके बाद में 3 तारीख की एक और शादी है, उसके बाद में हम इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। अब दोस्तों इनमें से कौन सी कहानी सही थी, कौन सी कहानी गलत है, ये तो शोभा देवी जानती हैं, उनके पति जानते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाला या फिर शोभा देवी के ऊपर कर्जा हो गया था, इसीलिए वो गांव को छोड़ के यहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन जो आपको मैंने शुरुआत में कहानी सुनाई थी ऋतुराज की, जो कि इंजीनियर था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब पुलिस उस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है कि उसकी माँ कैसे मरी, 4 महीने से उसने अपनी माँ से बात कैसे नहीं की, तो पता चलता है कि ऋतुराज ने पिछले 1 साल से अपनी माँ से बात नहीं की है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि उसका जो है उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे एक बच्चा भी दिया जाता है, जो उसका बच्चा होता है उसकी कस्टडी भी ऋतुराज के ऊपर ही होती है, वही अपने बच्चों को संभाल रहा था। वो इतना ज़्यादा परेशान था, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ से फ़ोन पे भी बात नहीं की। और जब उसने फ़ोन पे भी बात नहीं की थी, उसके बाद में वो अचानक से ही 6 अगस्त 2017 को अपने फ्लैट पे पहुंचता है। फ्लैट पे पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ मर गई है और उसके कमरे में ही उसकी लाश पिछले 4 महीनों से सड़ रही थी और उसके बाद
कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है। लेकिन सोचने वाली बात एक और है दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब उसकी माँ मरी थी तो उसकी माँ की लाश की बदबू किसी को भी नहीं आई। क्या बड़ी सोसाइटियों में लोग इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि उन्हें कहीं की किसी की बदबू भी नहीं आ रही। कोई बुजुर्ग महिला जो दिखती थी वो अचानक से दिखना बंद हो गई है, उसके घर में कोई आता जाता नहीं है। उन्होंने किसी ने भी ये वाली बात नहीं देखी। अब बस ऋतुराज के ऊपर एक उंगली उठा दी लोगों ने कि ये ऐसी औलाद है जो अपनी माँ तक का ख्याल नहीं रख पाया। सबकी परेशानियां होती हैं, ऋतुराज की भी परेशानियां थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ मर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि तनहा रहते होंगे, अकेले रहते होंगे, उनका कोई नहीं होगा। उनको आप दूर से देखते रहिए बस, और आपको कुछ नहीं करना। उनका बस ख्याल रखिए, भले ही आप उनके पास नहीं जाते, दूर से ख्याल रखिए कि हाँ भाई ये दिख रहा है। लेकिन जिस दिन वो आपको ना दिखे उस दिन उसके घर पे जाइएगा और दरवाज़ा खटखटा के पूछिएगा कि आप ठीक तो हैं। क्योंकि किसी की मदद करने से आप कभी छोटे नहीं होंगे, बल्कि आपको एक खुशी मिलेगी, और जो आपको खुशी मिलेगी ना वही इंसानियत को जिंदा रखेगी। और जब आप ये वाली बात किसी को बताएंगे कि मेरे घर के पास एक बुजुर्ग माता जी थी या एक बाबू जी थे, मैंने उनकी मदद की थी इस तरह से, तो आपको तो खुशी मिलेगी बताने में, लेकिन जो सामने वाला है ना उसकी नज़र में भी आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसे भी आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है इसकी कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार। तो 17 तारीख को मतलब दिन बृहस्पतिवार को जो है ये हमारे पास फोन किए 7:30 बजे, ऐसी ऐसी बात है। 17 तारीख को नहीं, 20 तारीख को मतलब वही बृहस्पतिवार को। तो ऐसी ऐसी बात है, माता जी एक्सपायर हो गई। हमने कहा ठीक है, अभी हम भाइयों से संपर्क करके सलाह लेकर के आपको फोन करते हैं। सबसे सलाह लिया कि ऐसी ऐसी बात है, और इन्हें बताया भी था कि 2 दिन के 3 दिन के बाद शादी है। तो सबसे संपर्क करके सलाह लेकर के जो है हम वही बोले कि आप बॉडी लेके आइए, बॉडी को दफना दिया जाएगा। उसके बाद जब हमारा शादी निकल जाएगा तो माता जी का फिर से जो है पुतला बना करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पुतला बना करके जो है उनका फिर से दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इसमें कोई